अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। शुक्र उस ज़ात करीम का जिसने दोबारा तौफीक दी। और डिस्कशन बेटे आज की शुरू करने से पहले एक दो बातों की और क्लैरिटी है, वो ज़रा बता दूं। पहली तो बात ये कि जब तक मेरा बच्चा आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझा लूं, बुनियादी आइडिया ना समझा लूं, बुक या नोट्स या किसी भी स्टडी मटेरियल को रेफर करना फायदा देने की बजाय नुकसान देगा। क्योंकि जब आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, वो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज की अभी आपको समझ नहीं होगी, तो बिला वजह वो चीज आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी। तरीकेकार मेरा हमेशा से पढ़ाने का यही रहा है कि सबसे पहले बच्चे को उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस आइडिया से रिलेटेड, या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड बुनियाद पहले उसकी जरा क्लियर की जाए कि भाई हम ये पढ़ने जा रहे हैं और ये इसका मतलब है और ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये इसकी तरतीब है। फिर उसके बाद जब मैं उसे किताब या स्टडी टेक्स्ट की तरफ रेफर करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी और सुकून से मामलात जो हैं वो समझ आ रहे होते हैं। ठीक हो की बात? तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम पढ़ते जा रहे हैं और सर हमें पता नहीं बता नहीं रहे। जैसे ही बेटे मुझे मुनासिब मालूम होगा, मैं फौरी तौर पर आपको नोट्स की तरफ रेफर करूंगा। नोट्स से मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। और इवन बेटा आप देखिएगा कि जो चैप्टर की तरतीब है, हम उस तरतीब से जरा थोड़ा सा हटके चलेंगे, थोड़ा सा हटके चलेंगे। क्योंकि बाज मर्तबा क्या होता है बेटा कि लिखने वाले ने तो अपने हिसाब से लिखा हुआ होता है, हमने उस लिखे हुए को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि हमने समझना भी है। तो बाज मर्तबा मैं, बल्कि बाज मर्तबा क्या अक्सर ही देखिएगा कि मैं तरतीब को चेंज करूंगा और कोशिश करूंगा एक ऐसी तरतीब मेंटेन करूं उस चैप्टर की जो आपको समझने में आसानी पैदा करे। ठीक होगी सर बात? तो एक तो वो कल थोड़ा सा क्लास के स्टार्ट पे ये कंफ्यूजन आया था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसकी वजाहत कर दूं। नोट्स के मुतालिक सर ने बता दिया है, अवेलेबल हैं कॉलेज से। पीडीएफ का जो उसका या जो उसका सॉफ्ट फॉर्मेट है उसके मुतालिक मैं पहले भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी और उसके बाद भी बता चुका था कि बेटा हमारी ये मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए उसको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करना। तो अगर आपने कॉलेज के नोट्स पढ़ने हैं तो बेहतर ये है कि बेटा किताब खरीदने से वैसे भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसका फायदा ही होता है हर सूरत में। तो इस चीज को ना सोचने बैठ जाइएगा, वो जो हमने शुरू में कुछ बातें की थी कि जी रिजल्ट मेरा क्या आएगा और मामला क्या होगा। अब जब पढ़ना है बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही है, और पढ़ने के लिए फिर स्टडी मटेरियल की तो बहरहाल जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखते हैं जरा चीजों को। कल जहां हमने डिस्कशन छोड़ी थी वहीं से ही बेटे उस डिस्कशन का आगाज करते हैं, उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं कल वाली बातों को जरा जल्दी से दोहरा दूं और उसके बाद फिर अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हुए तो उन क्वेश्चंस को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे हमारी आज की डिस्कशन पे। तो कल बेटा हमने बात कुछ शुरू की थी। सबसे पहले मैंने सिस्टम की डेफिनेशन दी थी कि भाई सिस्टम एक ऐसी, किसी भी ऐसी चीज को आप कहेंगे जिसमें कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें सब सिस्टम्स होंगे और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो सब सिस्टम्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड होंगे। मायने क्या इंटीग्रेटेड के कि इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होंगे। इस डेफिनेशन की बुनियाद पे आप अपने यूनिवर्स में मौजूद, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सिस्टम की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। और आप हैरान होंगे कि बहरहाल हर चीज ही कहीं ना कहीं किधर ना किधर वो एक सिस्टम के फ्रेमवर्क में ही फॉल कर रही होती है। इसकी बेटे मुख्तलिफ टाइप्स हैं और हमने कहा था कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट चूंकि हमारी सारी स्टडी है, तो हम उस स्टडी को
ओपन और डायनेमिक सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मैनेजमेंट तक फिजिक्स के अंदर बेटा कुछ काम हो रहा है, वहां पर भी अभी पूरी सक्सेस नहीं मिली, वो भी अभी हाइपोथेटिकल ही है। हकीकत में अगर आप बात करें तो बेटे मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में तो ओपन और स्टैटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई मैनेजेरियल सिस्टम ऐसा है ही नहीं जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किए बगैर सरवाइव कर सकता हो। तो हमने कहा था कि भाई इनपुट जो है वो एनवायरनमेंट से लेगा और आउटपुट एनवायरनमेंट को देगा, तो ओपन है। चूंकि इनपुट और आउटपुट एनवायरनमेंट से ले रहा है, तो बदलते हुए चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको खुद को तब्दील भी करना पड़ेगा। और बार बार बेटा मैं इस बात को याद दहानी करवा रहा हूं और दोहरा रहा हूं कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा भाई दिल किया तो कर लेंगे, दिल ना किया तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर ना किया तो सिस्टम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। फिर इसके कंपोनेंट्स कुछ समझाए थे कि भाई अगर आपने सिस्टम को देखना है, समझना है, जानना है, तो क्योंकि ऊपर तो हमने ये बात सिर्फ की थी ना कि भाई कंपोनेंट्स होंगे और वो इंटीग्रेटेड होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स होंगे क्या। तो हमने कहा जी इनपुट होगी, फिर उस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, फिर आउटपुट जनरेट होगी। हर सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डिस्टिंग्विश करने के लिए, हर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कहां एक सिस्टम की जुरिस्डिक्शन खत्म होती है और कहां दूसरे सिस्टम की जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो बेटे उस सिस्टम की बाउंड्री है। हम कहते हैं जी बाउंड्री बेसिकली उस सिस्टम का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड जो कुछ मौजूद है, जहां आपका या तो सिरे से इन्फ्लुएंस ही नहीं है, या अगर है भी इन्फ्लुएंस तो भाई वो माइनर इन्फ्लुएंस है, कोई इतना लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और फिर हमने कहा कि भाई हर सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स मौजूद होंगे। कुछ कंट्रोल्स एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करेंगे, कुछ एबनॉर्मेलिटीज को करेक्ट करके नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसे शानदार कंट्रोल्स होंगे जो एबनॉर्मेलिटीज को होने ही नहीं देंगे। और फिर उसके बाद एक और बेटे शक्ल हमने देखी थी इसकी कंट्रोल की, और जिसमें बेटे हमने ये बात की थी कि ये सिस्टम्स जो हैं, इनमें कुछ सिस्टम्स में जिनमें इनपुट और आउटपुट एसोसिएटेड तो हमेशा रहेगी, ये बात याद रखिएगा, लेकिन बेटा उतनी क्लोजली या उतनी टाइटली एसोसिएटेड नहीं होती। बहुत सारी मैंने बेटा मिसालें आपको प्रोवाइड की थी। आपकी एफसी की मिसाल ले लीजिए, ठीक है, आप किसी हद तक मैकडोनल्ड, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो ऑन डिमांड बनाते हैं, लेकिन उनका काफी सारी चीजें उनकी ऐसी भी हैं जो बनी पड़ी होती हैं। जैसे अब सिंपल अगर आप बात करें तो फ्राइज जो हैं वो बन बन के आती ही रहती हैं, और उनमें से वो निकाल निकाल के सेल करते रहते हैं। उनके डिस्पेंसर्स के अंदर कोक जो है वो भरी पड़ी है, जूसेस भरे पड़े हैं, आइसक्रीम भरी पड़ी है। कस्टमर जैसे जैसे आता है वो सर्व करते जाते हैं। और आपका करियाना स्टोर वाला, गली मोहल्ले में करियाना स्टोर वाला, ठीक है, अल्फते वाले, और बेतहाशा एग्जाम्पल हैं। इनका मामला जो है वो कुछ इस तरह का है कि जी आप वहां पर जाएं और चीज। लेकिन कुछ बेटे ऐसी हैं, जैसे अगर आप बात करें, मैं आपको मिसाल दूं तो बेटे रोल्स रॉयस फैंटम की मिसाल बड़ी एक सिंपल सी है। वहां ऐसा नहीं है कि ढेरों के हिसाब से गाड़ियां जो हैं वो शोरूम में खड़ी हैं और आप जाएं और एक गाड़ी पसंद करके ले आए। ऐसा नहीं है। आप जाते हैं, उनका एक लॉन्ग रेंज है वहां। जैसे अगर आप मेरे बच्चों को डेफिनेटली इत्तेफाक हुआ होगा, जैसे कहीं चले जाए ना, यहाँ पर ये क्या नाम है, अल्लाह भला करे, सबवे वाले, तो वहां जो बर्गर बनवाना है वो भी एक अच्छा खासा आर्ट है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गया हूं तो उसने पूछना शुरू कर दिया, सर ब्रेड कौन सी लगाऊं, सर क्या करूं, सर हर 2-3 सवाल उसने पूछे। मैं कहा, बच्चा था छोटी उम्र का, मैं कहा पुत्र जो तेनू चंगा चंगा लगता है ना
भर दे मैं क्या बेच मेरे को इन्ना नीलाम कर नहीं खेलिया जाता, ठीक है ना। तो बच्चा हंस पड़ा। तो इसी तरह बेटे रोल्स रॉयस में भी जब आप जाते हैं वहां पर ऑर्डर बुक होता है, तो वहां आप अपनी उनका तकरीबन 40,000 कलर्स का ऑप्शन, 40,000 कलर्स की उनके पास ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा भी उन 40,000 के अलावा भी अगर कोई कलर आप कहें वो भी बना देंगे, ठीक है। एक कस्टमर जो है वो एक बैग के अंदर हीरे भर के ले आया था और उसने कहा था कि जी मेरी गाड़ी को इस कलर में पेंट करें और उस पेंट में ये हीरे जो हैं वो पीस के उस पेंट में डालें ताकि उसके ऊपर एक ग्लिटरिंग इफेक्ट आए। कोई कुछ डिमांड बताता है, कोई कुछ डिमांड बताता है। यूएई में एक साहब थे, वो एक दिन समुंदर के किनारे बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने देखा यार ये समुंदर का, यूएई में समुंदर का ये जो कलर है पानी का बड़ा खूबसूरत है। तो वो पहुंच गए उनके पास कि जनाब ये जिस तरह का समुंदर, मैं बीच पे जाता हूँ घूमने के लिए तो समुंदर का जैसा कलर है वैसी आप मुझे गाड़ी जो है मेरी रंग कर दें। एक साहब हैं इंग्लैंड के अंदर, सरदार जी हैं, बिजनेस है उनका। तो उन्होंने को मतलब उनके गैराज के अंदर को 8, 10, 12 जो हैं वो रोल्स रॉयस फैंटम मौजूद हैं। और उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे जिस कलर की वो पगड़ी बांधते हैं वो उससे मैचिंग रोल्स रॉयस जो है वो लेके दफ्तर जाते हैं। सो अजब एक दुनिया है जिसके अंदर बेटे कस्टमर स्पेसिफाई करे तो फिर ही आउटपुट जनरेट की जाएगी। यानी हमने ये कहा कि इनपुट और आउटपुट जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली और क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। सिंपल सी एक बेटा और मिसाल देख लें। जैसे आप कहें कि आपका, मेरे तो खैर अब टेंड हो गई है, बाल वाल ही उड़ गए हैं काफी सारे, तो आप लोग माशाल्लाह यंग हैं। ब्लो ड्रायर वैसे मत यूज किया कीजिए, नुकसानदेह होता है। लेकिन चले अगर आप ब्लो ड्रायर यूज करते हैं अपने बालों की स्टाइलिंग के लिए, तो बेटे देखिएगा ब्लो ड्रायर जो है वो एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। आप उसका बटन दबा दें, वो चलता जाएगा। बाल गीले हैं, गीले से मॉइस्चर वाले हो गए, फिर खुश्क हो गए, फिर बिल्कुल खुश्क हो गए, फिर सड़ गए, सड़ के चढ़ गए, टेंड भी सड़ गई आपकी। लेकिन वो काम करना बंद नहीं करेगा जब तक कि बेटे आप उसको स्विच ऑफ ना करें। देखें, ब्लोअर का बटन दबाना इनपुट है, आउटपुट आप उससे क्या चाह रहे हैं कि मेरे बालों को ये सुखा दे, मेरे बालों की स्टाइलिंग कर दे। और देखें स्टाइलिंग हुई है नहीं हुई, कितनी हो गई है, कैसी हो गई है, इसका उस आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं, उस इनपुट से कोई ताल्लुक, उसने चले ही जाना है, चले ही जाना है। होटल्स में आप जाते हैं, वहां भी बेटे एयर ड्रायर्स जो हैं मौजूद हैं जिससे आप अपने हाथ खुश्क करते हैं। आप उसके नीचे हाथ कर दें, एक सेंसर लगा होगा, उसने हवा गर्म फेंके जानी है, आप हाथ सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, जल जाएंगे जब तक आप हाथ हटाएंगे नहीं। तो इनपुट बेटे क्या है कि गर्म हवा फेंकी जाए, आउटपुट क्या है मेरे हाथ खुश्क हो जाएं। वो गर्म हवा फेंके ही जाएगा, फेंके जाएगा, चाहे हाथ खुश्क हुए हैं या हाथ खुश्क नहीं हुए। आपके घर में मौजूद बेटे वॉशिंग मशीन है, आप उस वॉशिंग मशीन पे एक टाइमर लगा देते हैं। आउटपुट क्या चाह रहे हैं कि भाई साफ सुथरे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल उजले उजले जैसे दिखाते हैं टीवी के ऊपर, वैसे जो है वो ब्राइट एंड क्लीन क्लोथ्स जो हैं वो निकले। आप उसमें कपड़े अपने डाल देते हैं, उसका टाइमर लगा देते हैं। वो अपना पूरा टाइमर, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मिनट का टाइमर लगाया है तो बेटे उसने 5 मिनट कपड़ों को घुमा घुमा के उसने कपड़ों को चक्रियां चढ़ा देनी है। हो सकता है बेटा कपड़ा 2 मिनट में ही साफ हो गया हो, और हो सकता है 5 मिनट गुजरने के बाद भी स्टिल उसके ऊपर दाग हो। और मतलब जरूरी नहीं है कि दाग अच्छे भी हों, देख के उनको उलझन हो रही हो। तो वो 5 मिनट लेकिन उसने काम करना है। तो भाई 5 मिनट तक मशीन का चलना इज द इनपुट, और आउटपुट क्या है, साफ सुथरे कपड़े। लेकिन आप देख रहे हैं मशीन के चलने से कपड़े साफ हो तो रहे हैं, लेकिन बेटा वो आउटपुट क्या पूरी हमारी मर्जी के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही। इनपुट और आउटपुट उतनी क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बेटे आपके कमरे में जो एयर कंडीशनिंग मशीन लगी हुई है, अगर आप उसे गौर करें तो आप उसके ऊपर बेटा एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं।
ठीक है, 26 या 25 आपने इनपुट दी कि मेरे कमरे का टेम्परेचर 25 पे एडजस्ट कर दो, आपने ऑन कर दिया। उसने बेटे आउटपुट की शक्ल में कूलिंग करना शुरू कर दी। आउटपुट ठंडी हवा जो है वो कूलिंग है। ठंडी हवा आती जाएगी, कूलिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती चली जाएगी जब तक के टेम्परेचर 25 आपकी दी हुई इनपुट के मुताबिक टेम्परेचर एडजस्ट ना हो जाए। जैसे ही बेटे टेम्परेचर 25 पे एडजस्ट होगा, इमीडिएटली वो ट्रिप हो जाएगा और मजीद कूलिंग करना बंद कर देगा। और फिर जैसे ही टेम्परेचर 25 से बेटा वेरी करेगा, वो फिर दोबारा अपनी वर्किंग जो है वो शुरू कर देगा। तो कहने का मकसद क्या, कहने का मकसद क्या कि बेटे कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जहां इनपुट और आउटपुट जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड होगी, और बेटे कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहां वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होगी। जहां क्लोजली एसोसिएटेड हो, जहां ऐसे कंट्रोल्स हों जो इनपुट और आउटपुट को क्लोजली एसोसिएटेड रखें, तो हम बेटे इनको क्लोज लूप कहेंगे। और जहां बेटे क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होंगे, हम उनको ओपन लूप कहेंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा? ये हमारी कल तक की डिस्कशन थी, जिसको कोशिश मैंने की है रिवाइज और रिव्यू करने की। इसका थोड़ा सा बेटा फायदा ये भी हो जाता है कि ऑनलाइन में अक्सर बच्चे ये भी शिकायत करते हुए कि जी, शिकायत क्या, बिल्कुल हकीकी बात है, कभी किसी का इंटरनेट का मसला हो जाता है, पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, कभी पावर कट्स आ जाते हैं, और कोई ना हो तो आप पूरी कंसंट्रेशन से बैठ के क्लास सुन रहे होते हैं और पता लगा कि जब टीचर ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किया तो गली के पास से कोई रिक्शे वाला पड़पड़ पड़पड़ करता गुजर गया, या किसी किसी जो है वो आप कहिए कि सब्जी वाले को एन उसी वक्त भिंडियां आलू जो है वो याद आ गए जिस वक्त टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये जो एक हल्का सा रिव्यू देना होता है, इसका मकसद एक ये होता है कि जरा चीजें थोड़ा सा दिमाग में रिफ्रेश, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी है थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाएं, जिन्होंने नहीं पढ़ी किसी भी वजह से, तो चलें उनको भी कुछ बुनियादी मालूमात जो है वो मिल जाएं, ताकि जब वो रिवाइज करें या अपने किसी दोस्त से समझने की कोशिश करें, तो उनको बेटे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक होगी सर बात? तो यहां तक मेरा बच्चा कोई कंफ्यूजन है, कोई मसले मसाइल हैं, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही, जो क्लियर नहीं हो रही? ठीक हो गया। जरा अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता दीजिए, ताकि मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूं। अदरवाइज जो है फिर हम अपनी आज की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन कोई, जरूर बताइए ताकि मैं उसकी वजाहत कर दूं। और अगर आप लोगों की तरफ से ओके है तो फिर फरमाइए, ताकि बेटा हम नेक्स्ट चलें। अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन। एक सेकंड सर, जस्ट जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को जरा सेग्रीगेट कर दें, इसकी डिफाइन कर दें सर। जी बेटा जरूर मैं करूंगा। आपको मेरे बच्चे क्या इसकी समझ आई, थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो? सर नो सर, कुछ नहीं पता है, वो इतना नेट प्रॉब्लम बन गया था कल, तो इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लो, बस इसी का इशू है और एक अभी का था अभी वो। मेरा बच्चा, अभी मैंने थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन किया था, अभी भी नहीं क्लियर सर हुआ? ओपन लूप का बताया था, ओपन लूप क्लोज लूप वो आपने बताया अभी, वो क्लियर है। बिल्कुल स्टार्ट बेटे, मैंने शुरू ही यहां से, चलें सुनिए, दोबारा दोबारा सुन लें जरा। हमने बेटे बात जो है वो स्टार्ट की थी, ओपन सिस्टम ना ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो बेटा इनपुट भी एनवायरनमेंट से ले और आउटपुट भी मेरे बच्चे एनवायरनमेंट को दे। ठीक है, इनपुट कहां से लेगा बेटे? आवाज आ रही है आपको?
था बेटा, आवाज यस आ सर, रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था बेटा, कि बता रहा था बल्कि आपको, कि ओपन ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो इनपुट भी एनवायरनमेंट से लेता है और मेरे बच्चे जी उसको जी। प्रोसेस करके आउटपुट भी एनवायरनमेंट को ही देता है। ठीक है, यस सर। अब अपनी सराउंडिंग में से मेरे बच्चे कोई मुझे ना कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो ये काम करता हो, इनपुट भी एनवायरनमेंट से लेता हो और आउटपुट भी एनवायरनमेंट को देता हो। सर जैसा कि शवारमा शॉप वाले हैं काफी। शॉर्मा शॉप वाले, मेरा ख्याल आप बैठे भी किसी नॉइजी प्लेस पे ही हो। यस सर। हाँ, तो ये शॉर्मा वाला बेटा एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि इनपुट भी कहाँ से ले रहा है, इन्वायरमेंट से। से, और शॉर्मा बना के एनवायरनमेंट को। और यस अगर सर। बेटे लोग कहें कि जी हमें ना जरा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो ये लोगों को क्या यस। कहेगा कि नहीं, मिर्चें मैंने नहीं डालनी, मिर्चें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नो सर, ऐसा नहीं कहेगा। ऐसा नहीं कहेगा, ये फौरी तौर पर ना मिर्चें उसको है इतनी सारी डाल दो। मिर्चें डाल के उसको पकड़ा देगा कि ये ले भाई, मुंह जला ले तू अपना, ठीक हो गया। यस। यस इसका सर। मतलब क्या हुआ बेटा, कि एनवायरनमेंट में लोगों का फीडबैक जैसे जैसे एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होगी। अच्छा बेटा, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, यस सर। वो आके इसको कहते हैं कि भाई तुम अपने ग्लव्स पहनो और ये शेफ कैप पहनो और अपने बर्तन जो है वो उनको साफ रखो, तो जो है वो क्या उसको करना पड़ेगा, वो शॉर्मे वाले यस को सर। कर ऑफ कोर्स यस करना सर। पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं, आपको अपने सिस्टम के मुताबिक उसको चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक यस है, सर। अगर नहीं करेंगे मेरे बच्चे तो बताइए, अगर यस चेंज सर, नहीं जैसा करेंगे तो क्या होगा बेटा, सिस्टम क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। क्लोज मतलब उसको क्लोज से मुराद ये कि सरवाइव नहीं मेरे बच्चे कर सकता, लंबे यस अरसे के सर, लिए यस सर, सरवाइव नहीं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली यस बेटा, सर। जो एनवायरनमेंट से इनपुट ले और एनवायरनमेंट को आउटपुट दे, क्या कहिएगा, ओपन। ओपन। और जो एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज के मुताबिक खुद को चेंज करे, वो बेटे क्या कहलाएगा, क्लोज। डायनेमिक। क्लोज। डायनेमिक यस पुत्र, सर। क्लोज कहां से आ यस गया। सर। ठीक है, डायनामिक सर। हाँ, तवज्जो दीजिए जरा, वो डायनेमिक है मेरे बच्चे, क्योंकि ओपन है ना। यस सर। तो जो ओपन होगा बेटे मजबूरन उसको डायनेमिक भी होना पड़ेगा। क्या ख्याल है। यस सर। और जिसमें बेटे ये चीज नहीं है, जो ओपन नहीं है, वो क्या है, क्लोज। और जो मेरे बच्चे डायनेमिक नहीं है वो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक। और मैंने आपको समझाया कि जो स्टैटिक और क्लोज हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। मैनेजमेंट में जब हम बात करेंगे तो हम किन सिस्टम्स की बात करेंगे, ओपन डायनेमिक सिस्टम की। यस सर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसा सिस्टम है, तो क्या जवाब होगा आपका, सर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ही है। ओपन डायनेमिक सिस्टम है। पूरा जवाब बेटा डायनामिक सिस्टम। एग्जामिनर को देना है, यस। आधा जवाब नहीं देना। आपने कहना है सर ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन डायनेमिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम। डन सर। यस सर। यस सर। सर इसके बाद कंपोनेंट्स में बाउंड्री की बात की है आपने, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बेटा मैंने ये समझाया था कि हर सिस्टम की ना एक एक उसकी पावर है, एक उसका इन्फ्लुएंस है। ये शवारमे वाले की बेटा आपने मिसाल दी, शवारमे वाले की जो कहानी है, शवारमे वाले की जो यस सर। कहानी है बेटा वो उसकी दुकान तक ही महदूद है ना। क्या ख्याल है, यस सर। वो अपनी दुकान में ही इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आए और उसे कहे कि भाई ये सफाई करो, वो कहे जी मैं नहीं करता, मेरी मर्जी, तो क्या ख्याल है, उसमें इन्फ्लुएंस होगा उसका, नो सर। नहीं। यस तो सर, जहां क्लियर। जहां तक मेरे बच्चे वो शवारमे वाले का इन्फ्लुएंस है, आप कहेंगे ये क्या है, ये शवारमे वाले की बाउंड्री है। ठीक है, और जैसे यस ही उस बाउंड्री से बेटा आप बाहर निकलेंगे, वो फिर जहां उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, वो क्या कहलाएगी, वो एनवायरमेंट। यस क्लियर सर, सर। क्लियर नाउ सर। चले, थैंक यू सर। वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम। हाँ जी बेटा, इनके अलावा किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, डिस्कशन को बेटा जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे जो मामलात हैं वो क्या हैं।
चलें जी। कल तक हमारी जो डिस्कशन थी वो यहां तक पहुंची थी। अच्छा बेटा, ये फिर दोबारा मैं उसी बात की तरफ थोड़ा सा आऊंगा कि जो अब मैं समझाने जा रहा हूं बिल्कुल वो भी इंतहाई, क्योंकि बेटा जो शुरू के लेक्चर्स होते हैं ना किसी भी टॉपिक के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वहीं पे हम बुनियाद रख रहे होते हैं, चीजों की बुनियाद बना रहे होते हैं। तो जरा आप तवज्जो से समझिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप मजीद उठाते हैं। यहां तक हमें इस बात की बहुत अच्छे से समझ आ गई है, इस बात का हमें बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है कि भाई जो सिस्टम है ना, जिस चीज को आप सिस्टम कहेंगे, उसमें इनपुट होगी, उसमें आउटपुट होगी, उसमें ऑपरेशंस होंगे, उसमें बाउंड्री होगी, उसमें कंट्रोल्स होंगे, उसका कुछ पर्पस होगा, और बाकी सारे मामलात जो हैं जो आपके साथ, जिसमें ये कंपोनेंट्स पूरे होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स, जो 7 कंपोनेंट्स मैंने आपको कल मेंशन किए और आज रिवाइज किए, तो मेरा बच्चा हम उसे क्या नाम देंगे कि ये एक सिस्टम है। अब जरा देखिएगा, आज की जो बात आपको बेटे समझाने जा रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा सा ना, जरा आप लोगों ने जो एएफसी में बेटे नॉलेज पढ़ा है, मेहरबानी करके उस नॉलेज को भी जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि अब उसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, एक्सटेंसिव होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये देखिए जी, हमारे पास बेटे एक बड़ी ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी, और उसे हम आपके उस्ताद मोहतरम जिन्होंने एएफसी में आपको आईटी और बाकी जो मामलात पढ़ाए और समझाए होंगे, उन्होंने भी अपनी बात यहीं कहीं से शुरू की होगी, जिसे बेटे हम डेटा कहते हैं। अब समझते जाइएगा जरा। डेटा दोस्तों कहलाता है किसी भी चीज के मुतालिक रॉ फैक्ट्स। तमाम स्टूडेंट्स से बेटे रिक्वेस्ट है, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से बात को सुने, और बात को पूरे ध्यान और तवज्जो से ग्रिप करने की भी कोशिश करें। बता क्या रहा हूं कि जनाब, हमारे पास जो रॉ फैक्ट्स हैं, उन रॉ फैक्ट्स को बेटा हम नाम देते हैं डेटा का। अब सबसे जो पहला क्वेश्चन बेटा यहां हमारे पास रेज होता है, वो ये है कि जनाब ये रॉ फैक्ट्स क्या हैं, हम किसी भी चीज को रॉ क्यों कहते हैं, या फैक्ट्स को रॉ क्यों कहा जा रहा है। तो बेटे इनको रॉ कहने से मुराद या मतलब हमारा ये है कि ये ऐसे हैं तो ये फैक्ट्स, लेकिन ये भाई ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो फैक्ट्स, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रहे। मिसाल एक छोटी सी देता हूं। आप मेरे बच्चे मैं आपके सामने अगर एक डेटा प्रेजेंट करूं और ये कहूं कि जी टिप्स कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स, टिप्स कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स, अब बेटा आपको ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, ये एक फैक्ट तो है, टिप्स कॉलेज भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें बेटे कितने हैं कुछ खबर नहीं हो रही, बेटियां कितनी हैं कुछ खबर नहीं हो रही, उनका ताल्लुक किन किन शहरों से है कुछ पता नहीं चल रहा, उनके पास अगर मोबाइल फोन्स हैं तो वो मोबाइल फोन्स के कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट डिटेल क्या है, ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके वालिद साहब मोहतरम का क्या नाम है, कोई खबर नहीं हो रही। पाकिस्तान के तमाम शहरी, भाई कितने शहरी किस किस सूबे में हैं, किस किस शहर में हैं,
उनकी तालीम क्या है, उनका मजहब क्या है। सो कहने का मकसद क्या है कि जनाब कोई भी ऐसी चीज, एक बिल्कुल बिल्कुल एक डोमेस्टिक सी एग्जांपल देता हूं। आपकी वालदा मोहतरमा आपको कहती हैं बेटा फलां 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 सब्जी जो है वो आधा आधा पाव ले आओ या एक एक पाव ले आओ। ठीक है, आप जाते हैं, वो सब्जियां उठा के आप ले आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जी वालदा मोहतरमा ने फरमाया कि भाई आधा किलो गाजरें ले आना, आधा किलो मटर ले आना, आलू ले आना और कुछ इसी तरह की चीजें। अब आपने बेटा वो थैला हाथ में पकड़ा हुआ है और अब आप रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि लगता है आज अम्मी ने आलू मटर पकाने हैं। फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार, इन इंग्रेडिएंट्स को लेके तो चावल भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा यार, इंग्रेडिएंट्स में से ऐसा भी हो सकता है कि अम्मी दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फ्रिज में रख लें और तीसरा इंग्रेडिएंट किसी मीट में, गोश्त वगैरह में मिला। मतलब क्या, आप किसी बेटा डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि डेटा जो है वो किस हालत में है, वो रॉ फॉर्म में है। आप एक दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फैशन ब्रांड है, पाकिस्तान लेवल पे अगर मैं बात करूं, कैम्ब्रिज की शॉप पे आप चले जाते हैं, लिवॉइस की शॉप पे बेटा चले जाते हैं, जे डॉट पे चले जाते हैं। आप जाके कहते हैं भाईजान एक ना प्यारा सा सूट दिखा दें। अब बेटा दुकान वाला ना आगे से आपका मुंह देख रहा है कि भाई मुझे क्या पता आपको कौन सा सूट प्यारा लगता है। तो ये जो लाइन आपने उसके सामने जाके बोली कि प्यारा सा सूट दिखा दें, ये एक रॉ फैक्ट है। क्योंकि ये इसलिए रॉ है, इसलिए डेटा है कि बेटा ये शॉपकीपर को किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प नहीं कर रहा। वो फिर क्या करता है, दुकान वाला क्या करता है, वो आपसे मजीद क्वेश्चंस करता है। अच्छा जी किस फैब्रिक में चाहिए, अच्छा जी किस कलर में चाहिए, अच्छा जी कीमत की रेंज। तो जरा गौर करें, वो आपसे मजीद कुछ डेटा निकलवा रहा है और वो जो चीज रॉ है, जो आप रॉ डेटा उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, इस कलर का हो, इस ब्रांड का हो, इतनी की, उस सारे के सारे डेटा को बेटे वो अपने दिमाग में ना घुमा रहा है और अपने दिमाग में घुमा के वो किसी कंक्लूजन पे, किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक होगी सर बात? तो डेटा जो है वो मेरा बच्चा क्या कहलाएगा, वो रॉ फैक्ट्स कहलाएंगे। रॉ फैक्ट्स क्यों कहलाएंगे? बिकॉज ये किसी भी डिसीजन पे पहुंचने में आपकी मदद नहीं करेंगे। इनकी बेटा अगर मैं बात करूं इन रॉ फैक्ट्स की, तो ये रॉ फैक्ट्स जो है ये मुख्तलिफ तरह से आपके सामने आएंगे, मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने आएंगे। बाज मर्दा बेटे ये आपके सामने आएंगे न्यूमेरिक फॉर्म में, जिसे बेटे आप कहते हैं 0 to 9। बाज मर्तबा मेरे बच्चे ये आपके सामने आएंगे अल्फाबेटिक फॉर्म में, जिसमें बेटे कैपिटल A to Z है, स्मॉल A to Z है। जरा थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा, इल्म में होगा आपके बेटे, कंप्यूटर के लिए कैपिटल A और स्मॉल a डिफरेंट हैं। कैपिटल A का आस्की कोड 65 है, स्मॉल a का आस्की कोड 97 है, उसके लिए दोनों चीजें डिफरेंट है। सॉरी। फिर बेटा इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फ्रंट स्लैश आ जाएगी, बैक स्लैश आ जाएगी, एट साइन आ जाएगा, हैश साइन आ जाएगा और बहुत सारे। बाज मरता मेरे बच्चे ये डेटा जो है आपके पास अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, अल्फा न्यूमेरिक। जैसे मेरे बच्चे आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं, पी डैश फलां फलां फलां, गली नंबर फलां, मकान नंबर फलां, ब्लॉक नंबर फलां, तो आप गौर कीजिएगा इस एड्रेस में अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व हैं और बेटे कुछ न्यूमेरिक्स भी इन्वॉल्व हैं। और बाज मर्तबा बेटा ये डेटा आपके सामने डिस्क्रीट फॉर्म में आएगा। ऐसा डेटा जो हमेशा होल होगा, जो हमेशा कंप्लीट होगा। कंप्लीट सही वर्ड नहीं है, जो बेटा होल फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी आप उस वो ऐसा डेटा होगा कि आप उसको बेटा डेटा को टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकेंगे। जैसे बेटा अगर मैं क्लास में मौजूद हूं
तो मैं कहूं जी फिलहाल मेरे पास 85 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, 82 बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी मैं ऐसे नहीं होगा मैं कहूंगा कि अच्छा यार एक बच्चा बैठा है, वो बैठा तो है पर उसकी तवज्जो नहीं है, तो मैं कह दूं जी 84.5 बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं तो मैं कहूं जी सड़क पे से 3.5 गाड़ियां गुजर गई हैं या 3.25 ट्रक जो हैं वो गुजर गए हैं। डेटा हमेशा होल होल फॉर्म में, होल फॉर्मेट में, होल नंबर की सूरत में। लेकिन बेटा हर डेटा इस तरह से नहीं होता। जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे वेट है, जैसे प्रेशर है, तो उसको बेटा आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसे हम बेटा कॉन्टिन्यूअस डेटा कहते हैं। ठीक है, आप गाड़ी किसी लॉन्ग ड्राइव पे आप निकल रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह, तो आप गाड़ी लेके निकलते हैं और आपको ड्राइव करते हुए महसूस होता है कि यार गाड़ी जो है इसकी हवा चेक करवा लीजिए, और आप शॉप पे जाते हैं और उसे कहते हैं भाई इसमें हवा। अब आप गौर कीजिएगा जैसे जैसे बेटे वो हवा भरता जा रहा है, स्केल के ऊपर प्रेशर जो है, पीएसआई जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अब वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हाफ में भी हो रहा है, क्वार्टर में भी हो रहा है, 3/4 में भी हो रहा है। दैट इज अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। टेम्परेचर है, सुबह सुबह फजर के वक्त आप नमाज की अदायगी के लिए उठे तो बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा एनवायरनमेंट था, आप नमाज पढ़ी, बड़े अच्छे मिजाज में आप घर आ गए, बैठे, कोई हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब आप पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता 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 टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बेटे टेम्परेचर बढ़ा, आप छत से उतर के आ गए, कमरे में बैठ गए, एसी चला लिया, एंड सो ऑन। कहने का मकसद क्या है, चाहे मेरे बच्चे जून जुलाई के ही दिन क्यों ना हो, ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठते ही ठक एकदम टेम्परेचर 40 पे चला जाए। कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा और कॉन्टिन्यूसली ही डिक्रीज होगा, एंड सो ऑन। सो डेटा मैंने समझाया आपको। जैसे बेटे आपका रोल नंबर है, न्यूमेरिक फॉर्म है। आपका नाम, आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम जो है वो आपका अल्फाबेटिक डेटा है। आपके घर का एड्रेस जो है बेटे वो अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक हो क्या? आप जो बेटा बता रहे हैं, अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके घर में अफराद कितने हैं, आपके बहन भाइयों की तादाद कितनी है, इन केस अगर आप मैरिड हैं तो आपको अल्लाह ताला ने कितनी औलाद की नेमतों से नवाजा है, तो ये सारा का सारा बेटे देखिएगा। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, आपके कितने बैंक्स में अकाउंट्स हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट डेटा। ये होल नंबर में ही एक्सप्रेस होगा हमेशा। लेकिन बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप उसे बताएंगे जी मेरा वेट जो है वो 85 से लेके 85.5 के दरमियान कहीं है। ठीक है, मैं 85 85.5 किलो मेरा वजन है। अच्छा भाई आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं? अच्छा जी मैं जो है वो तकरीबन आप कहें कि 11-12 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेडमिल के ऊपर इतने सेकंड्स के लिए दौड़ सकता हूं, एंड सो ऑन। तो ये डेटा कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में आपको नजर आएगा। अब बेटा एक चीज आपने ना और समझनी है, और जरा इसके ऊपर आपने गौर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बेटे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, बेसिक फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, ये उस बात को मैंने थोड़ा सा डिले किया था कि यहां आके जरा क्लियर करूंगा। अगर बेटा आप उन फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा गौर करें ना, उम्मीद है याद याद होंगे आपको फंक्शंस। प्लानिंग क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, बाकी मामलात क्या होते हैं, तो उनके अंदर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो बेटे एक चीज आपको ना बड़े अच्छे से समझ आएगी, बड़े ही अच्छे से, कि अगर आप प्लानिंग को भी तफसील से देखें ना, प्लानिंग को भी तफसील से देखें तो प्लानिंग भी बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही है, कि आप पास्ट और प्रेजेंट को जहन में रखते हैं और फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं। अगर आप बेटे ऑर्गेनाइजिंग को देखें तो ऑर्गेनाइजिंग भी एक्चुअली क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है, कि भाई कौन से रिसोर्स को किस अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करना है। अगर बेटे आप कोऑर्डिनेशन को देखें तो कोऑर्डिनेशन भी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग है, कि व्हाट इज द राइट एक्टिविटी एंड हु इज द राइट पर्सन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू डू दिस जॉब। ठीक हो गया? कोऑर्डिनेशन में हमने यही पढ़ा था ना, राइट एक्टिविटी बाय द राइट पर्सन एट द राइट टाइम।
इसका मकसद क्या हुआ कि यार एक मैनेजर, मेरे बच्चे, एक मैनेजर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करे, जितने भी कोऑर्डिनेशन करे, प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, कंट्रोल करे, लीडरशिप करे, मोटिवेट करे, कम्युनिकेट करे, मैंने किससे कम्युनिकेट करना है और किससे नहीं करना, इस बच्चे से उर्दू में कम्युनिकेट करना है या फ्रेंच में करना है, ठीक हो गया। इस बच्चे से इस बच्चे को बात पहले फैक्ट समझाने हैं फिर एग्जाम्पल देनी है, या पहले एग्जाम्पल देनी है फिर फैक्ट समझाने हैं। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि कम्युनिकेशन भी एक्चुअली इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सो एक चीज अच्छे से जहन में और बिठाइए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा बुनियादी तौर पर लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑल द टाइम दे आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। अच्छे से अच्छा डिसीजन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, कि किस तरह से आपने चलाना है। पिछले दिनों एक हफ्ता एक पहले एक इंटरव्यू इलॉन मस्क का चल रहा था। तो इलॉन मस्क से पूछा, जो एंकर था, उसने पूछा कि जी आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम जो है वो कौन सा था। तो आप लोगों को बेटे इलम में होगा, माशाल्लाह आप टेक से रेलेवेंट लोग हैं, उसकी दो बड़ी कंपनीज हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन जो बड़े नाम हैं वो एक उसकी टेस्ला है और एक स्पेस एक्स के नाम से है। तो वो कह रहा था कि जी एक टाइम ऐसा आया था कि स्पेस एक्स जो है वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी और टेस्ला में भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरे पास बिल्कुल थोड़े से कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एंड पे बचे थे और मुझे अब समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस कंपनी में, मैं सारे ये जो बिलियंस थोड़े से मेरे पास थोड़े से जो बचे हैं, अब तो खैर वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में उसका शुमार होता है, उस वक्त बिलियंस जरा थोड़े थे उसके पास। तो कहता मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं ये टेस्ला में लगाऊं या मैं स्पेस एक्स में लगाऊं या दोनों में बांट के लगा दूं। तो अगर आप उसके सेंटेंस पे बेटा गौर करें तो वो भी उस वक्त डिसीजन मेकिंग में ही इन्वॉल्व था। सारे पैसे टेस्ला में लगा दे, सारे पैसे स्पेस एक्स में लगा दे या उन पैसों को बांट के दोनों कंपनीज में लगाए, डिसीजन मेकिंग। सो अगर हम ये कहते हैं कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो फिर मेरे बच्चे ये रॉ फैक्ट्स तो फिर हमारा काम नहीं करेंगे, रॉ फैक्ट्स तो हमारा काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर तो हमें क्या चाहिए, फिर तो हमें प्रॉपर कोई ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करें। हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करें। तो बेटा ऐसे फैक्ट्स जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे फैक्ट्स जो डिसीजन मेकिंग में मेरा बच्चा हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे फैक्ट्स को बेटे हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन उर्फे आम में, आम हालात में अगर कभी आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप गौर कीजिएगा, हम लोग ना ये डेटा और इंफॉर्मेशन के लफ्ज को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जी मेरे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फलां है, यूं है एंड सो ऑन। तो लेकिन टेक्निकल लेवल में बेटा ये फर्क है। जो इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों, इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं, वो वो कहलाती है प्रोसेस्ड नॉलेज या प्रोसेस्ड फैक्ट्स, ठीक है, नॉलेज या प्रोसेस फैक्ट्स। और इसे बेटा प्रोसेस्ड क्यों कहा जाता है, इसे प्रोसेस्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। मैंने, मेरे पास स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट मौजूद थी, सारी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट मौजूद है, डिस्प्ले हो रही है मेरे स्क्रीन पे। वो फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार गुज़श्ता 4-5 दिनों से मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं कि बेटा नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें, नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें, और मैंने पूरा टाइम भी दिया है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही मैंने फिरौन बन के तो मार्शल्लाह लगा दिया है, मैंने पूरे 2-3 दिन बस प्यार से मैं कहता रहा हूं। चौथे को दिन फिर बेटा मैंने क्या किया कि मैंने उस लिस्ट को, उस लिस्ट में से वो नाम निकालने शुरू कर दिए, वो नाम सेपरेट करना शुरू कर दिए
जिन्होंने बेटे नाम के साथ रोल नंबर मेंशन नहीं किया, जिनके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि भाई ये पता नहीं एनरोल्ड स्टूडेंट हैं या नहीं है। और मैंने फिर डिसीजन, क्योंकि मैंने डिसीजन क्या करना है, डिसीजन मेरा क्या है कि भाई किन बच्चों को ये क्लास पढ़ने की परमिशन है और किन को क्लास पढ़ने की परमिशन नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उस डिसीजन के लिए मैंने उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर लिया, कुछ नॉलेज को सेपरेट कर लिया, और फिर वो जो सेपरेट हुई भाई वो तमाम ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास डेटा है। ये तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने रोल नंबर साथ मेंशन नहीं किए, ये अब नॉलेज, ये अब इंफॉर्मेशन बन चुकी है। इसके ऊपर मैं डिसीजन ले रहा हूं। अच्छा यार, अगर मैं डिसीजन लेना चाहता हूं कि मेरी क्लास में किस शहर के बच्चे सबसे ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम को शहरों के हिसाब से, अच्छा भाई टोटल 80 बच्चे हैं, 80 में से ये 25 बच्चों का ताल्लुक फैसलाबाद से है, इन 12 बच्चों का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है, इन 3 बच्चों का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, ये 4 बच्चे जो हैं वो टोबा टेक सिंह से तशरीफ लाए हैं। तो ये देख लीजिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, उन रॉ फैक्ट्स को मैं प्रोसेस कर रहा हूं। ताकि क्यों प्रोसेस कर रहा हूं, ताकि मेरा बच्चा वो मेरी हेल्प कर सके इन परफॉर्मिंग सर्टन डिसीजंस। ठीक होगी सर बात। अब जहां तक बेटे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, जहां तक हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड नॉलेज होता है। ठीक है, प्रोसेस्ड नॉलेज। और इस इंफॉर्मेशन का दो एस्पेक्ट इसके बेटे स्पेशली मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। इस इंफॉर्मेशन का सबसे पहले तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल है बाकायदा इस इंफॉर्मेशन का। ऐसे नहीं है कि ये विदाउट एनी रोल एग्जिस्ट करती है। और सबसे मेजर रोल जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो इसका मैंने आपको वो अभी सामने लिख के समझा भी दिया कि इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कि ये इस्तेमाल होती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा किरदार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कि आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग सम वेरी लॉजिकल डिसीजंस जो हैं। उसके बाद बेटे अगर आप देखिए तो एक और चीज इसके अंदर आपको मैं सिखाना और बताना चाहूंगा कि बेटा इंफॉर्मेशन जो है ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जरा समझिएगा। आपके पास बेटा, आपके पास मौजूद हैं आपका सुपरवाइजर, आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपका सुपरवाइजर आपके पास मौजूद है, और आप उस सुपरवाइजर साहब को कहते हैं कि अच्छा भाई सुपरवाइजर साहब ऐसा करो कि आप जाओ और जाके ना जरा गोदाम में देख के आओ, गोदाम में देख के आओ कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है। वो थोड़ी देर बाद वापस आता है, एग्जाम्पल पे बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा, वो थोड़ी देर बाद वापस आता है और वापस आके आपको कहता है कि सर जी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं जी गोदाम में। आप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ये जो आप आ गए हो मुंह उठा के कि काफी सारी चीजें, ये तो रॉ फैक्ट्स हैं, इनका मैं क्या करूं, जाके एक एक चीज को गिनो और गिन के मुझे बताओ। वो थोड़ी देर बाद फिर आता है और आके बताता है कि सर जीन्स जो हैं वो 200 पेयर पड़े हुए हैं, पोलो शर्ट्स जो हैं वो 600 पड़ी हुई हैं, फॉर्मल वाइट शर्ट्स जो हैं वो इतनी पड़ी हुई हैं, और फलानी बेल्ट्स जो हैं लेदर की वो इतनी पड़ी हुई हैं, और फलानी चीज जो है वो इतनी पड़ी हुई है। अब मेरा बच्चा आपने वो देखिए, अब इसने वो एक एक को गिन के आया है और स्पेसिफाई कर रहा है, प्रोसेस करके लाया है फैक्ट्स को। आपने सारी इंफॉर्मेशन अपने सामने रख ली।
जीन्स कितनी है, पोलो शर्ट कितनी है, फॉर्मल शर्ट कितनी है, इनफॉर्मल शर्ट कितनी है, टाइज कितनी है, बेल्ट्स कितनी है, हर चीज आपने। और अब आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज मेरे पास जरूरत से ज्यादा पड़ी हुई है। आप देखते हैं कि यार जीन्स जो हैं ये जरूरत से ज्यादा पड़ी हुई हैं, इन्होंने पड़े पड़े खराब ना हो जाए, पड़े पड़े मौसम ना चेंज हो जाए, फैशन ना चेंज हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसके ऊपर डिस्काउंट लगा के इसको जल्दी जल्दी बेच देता हूं। फिर आप देखते हैं जी इनफॉर्मल शर्ट्स हैं, यार ये पोलो शर्ट्स हैं, ये मेरे पास थोड़ी कम पड़ी हुई हैं, आगे अब गर्मी आ रही है, इसकी डिमांड एकदम बढ़ेगी, तो आप सोचते हैं कि मैं सप्लायर को ऑर्डर दे दूं ताकि जब तक मौसम तब्दील हो तब तक। इसका मतलब बेटा अगर गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म सॉरी, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि चीजों को कैसे विद इन मैक्सिमम और मिनिमम रखना है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप डिसाइड कर रहे हैं हाउ टू मेंटेन द थिंग्स विद इन द लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो मैक्सिमम से ऊपर गई हुई है उसको आप नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिनिमम से नीचे गई हुई है आप उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान रखने के इस अमल को ही बेटे हम कंट्रोल कहते हैं, इसे ही हम कंट्रोल कहते हैं। ठीक होगी सर बात? सो इंफॉर्मेशन होगी तो आप कंट्रोल कर सकेंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बेटे चीजें कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। इसी तरह से बेटा तीसरा एक काम देखिएगा, इंफॉर्मेशन जो आपकी हेल्प करेगी वो हेल्प करेगी इन प्लानिंग। ठीक हो गया? आप मुझे कहते हैं, मैं आपके पास आपकी कंपनी में एज फाइनेंस मैनेजर आया हूं और आप मुझे ये कहते हैं कि अच्छा भाई आशिर साहब अगले क्वार्टर में हमें कितने फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि सर जी मेरी तो आज अपॉइंटमेंट हुई है, पहले जरा मुझे फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का जो है वो डेटा देख लेने दीजिए, उसके फैक्ट्स देख लेने दीजिए, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं पहले क्या करूंगा, फर्स्ट क्वार्टर को प्रोसेस करूंगा, सेकंड क्वार्टर को प्रोसेस करूंगा, थर्ड क्वार्टर को प्रोसेस करूंगा, वहां से मैं फैक्ट्स निकालूंगा, इंफॉर्मेशन निकालूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है। तो बेटा अगर आपने प्लानिंग भी करनी है तो प्लानिंग बेसिकली हमने डिफाइन कैसे किया था, पास्ट और प्रेजेंट को जहन में रखना और फ्यूचर को फोरकास्ट करना, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए भी मेरा बच्चा हमें किस चीज की जरूरत है, हमें उसके लिए भी इंफॉर्मेशन की। और इसी तरह से बेटा अगर हमने किसी भी बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को अगर हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है तो बेटा उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अलफते जाते हैं और आप एक चीज उठाते हैं आयल से, शेल्फ से, और वो चीज लाके आप काउंटर पे रखते हैं, उसके सामने रखते हैं, और वो आपसे पूछता है हाँ जी सर बिल बना दूं, आप कहते हैं हाँ जी बिल बनाइए। वो उस चीज के ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को, वो चीज क्या है, अच्छा जी ये मूंग की दाल है, वो लिख देता है। अच्छा जी ये आधा किलो है, लिख देता है जी, इसकी कीमत 200 रुपया है, लिख देता है। फिर वो आपसे मजीद बातें पूछता है, सर जी पैक कर दूं, हाँ जी कर दें। अच्छा जी थैला अपना लेके आए हैं या आप अपने पास से दे दें। अच्छा जी नहीं जी मैं थैला लेके नहीं आया, अपने पास से ले दें। वो 15 रुपए थैले के भी बीच में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा सर ये आधा किलो का थैला आप उठा के गाड़ी तक ले जाएंगे या हम कोई बंदा साथ भिजवाएं। वो कहते हैं यार मैं तो अफसर आदमी हूं, मैं तो नहीं उठाऊंगा, एक बंदा साथ भिजवा दें। वो उस बंदे का खर्चा भी बीच में डाल देता है। और फिर वो आपसे पूछता है अच्छा सर जी कैश पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड पे देंगे। आप उसे अपना क्रेडिट कार्ड निकाल देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड देखता है वीजा का है या मास्टर का है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका पिन नंबर वगैरह एंड सो ऑन। कहने का मकसद क्या कि बेटा एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, किसी भी आपके और अल्फते वालों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को टेंजिबल फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए भी बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसी तरह से
अगर बेटे आपने किसी भी फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की किसी की भी बेटा परफॉर्मेंस, किसी एम्प्लॉय की, किसी मशीन की, किसी गाड़ी की, किसी भी चीज की बेटा परफॉर्मेंस को मैयर करना है, किसी की भी परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए भी बेटा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। मोहतरम अहमद जब्बार साहब आपके पास तशरीफ लाते हैं और आपसे पूछते हैं कि अच्छा हाँ भाई आशिर साहब कैसा पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, क्या आपका एनालिसिस है, आप परफॉर्मेंस, आप आशिर साहब की परफॉर्मेंस को मैयर करें, तो बेटा उस परफॉर्मेंस मैयरमेंट के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई टाइम पे क्लास शुरू होती है, टाइम पे खत्म होती है, छुट्टियां कितनी करते हैं, कितने हम सवाल पूछते हैं और कितने सवालों का वो जवाब देते हैं, जो वो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटा कितने को परसेंट सही होता है, मिस्टेक्स तो नहीं करते, गलतियां तो नहीं करते, ठीक हो क्या, टेस्ट कितने लेते हैं, एक चैप्टर को कितने दिनों में खत्म करते हैं। सो कहने का मकसद क्या कि बेटा डिसीजन मेकिंग करनी हो, कंट्रोल करना हो, प्लान करना हो, रिकॉर्ड करना हो, परफॉर्मेंस को मैयर करना हो, हर काम के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड इंफॉर्मेशन। और एक चीज का बेटे यहां मैं ना थोड़ा सा समअप कर दूं आपके सामने, थोड़ा सा आप लोग भी गौर कीजिएगा, ये जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 और 5 है ना, अगर आप इनको थोड़ा तफसील से देखेंगे ना तो एक्चुअली एक्चुअली ये क्या है, अगर आप इस पॉइंट इनको तफसील से जरा देखेंगे तो इन रियलिटी जो है ना, वो मेरे बच्चे, ये जो सारा काम आप कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम एक्चुअली क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है। जो सबसे बुनियादी रोल, सबसे बेसिक रोल जो परफॉर्म करती है इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेरे बच्चे क्या कहलाता है, वो आपका डिसीजन मेकिंग का रोल कहलाता है। उसके बाद बेटा अगली चीज जो इसके अंदर आपने समझनी है, सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और टाइप्स के साथ ही मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है ये ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कहां जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ फिर उस टाइप की नीड को भी एक्सप्लेन करूंगा। ये भी थोड़ा लिटर ऑन जाके हम करेंगे, अभी नहीं करने लगा। इसके लिए कुछ पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एक दो चीजें और पढ़ानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद इसकी तरफ चलूंगा। बस थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन ये समझा दूं कि बेटे जैसे टोयोटा कंपनी है, आप उसके सीईओ के पास जाते हैं, सीईओ के पास आप जाके उससे पूछते हैं कि सर जी टोयोटा कंपनी की फलां जो मॉडल है कार का, वो अगर हम बनाना चाहें तो वो कार बनाने में कितने पेच और कितने पुर्जे जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, कितने पेच और कितने पुर्जे जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। सीईओ जो है वो डेफिनेटली आपसे ये कहेगा कि भाई मैं कंपनी का सीईओ हूं, मैकेनिक नहीं हूं, ठीक है, कितने पेच लगते हैं, कितने पुर्जे लगते हैं, कितना ऑयल लगता है, कौन सा फैब्रिक यूज होता है, ठीक है, ये कहता पूछना है तो वहां पे जाके फैक्ट्री में किसी से पूछो। मुझसे अगर पूछना है तो ये पूछो कि टोयोटा का मार्केट शेयर कितना है, टोयोटा ब्रांड की वैल्यूएशन क्या है, अगर टोयोटा वाले नया मॉडल निकाल रहे हैं तो उसके जवाब में टोयोटा के जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन से मॉडल निकाल रहे हैं, किस मुल्क में टैक्स इंसेंटिव कितना ज्यादा है और कहां प्लांट लगाना फेवरेबल होगा। मुझसे तो तुम इस तरह की बातें पूछो, ठीक हो गई सर बात। और इसी तरह बेटे अगर आप एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पास जाते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हॉल में, और जाके उससे पूछते हैं कि सर जी ये जो आप इंजन बना रहे हैं, अगर डॉलर की प्राइस जो है वो 10% चेंज हो जाए, 10% चेंज, 10% बढ़ जाए या 10% कम हो जाए, तो इस इंजन पे, इस इंजन की कॉस्ट पे उसका क्या असर पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैं तो प्रोडक्शन वाला बंदा हूं, मुझे तो पुर्जे मिल जाते हैं और मैं इंजन बना देता हूं। मुझसे तो अगर पूछना है तो ये पूछो कि इंजन बनता कैसे है, इस मटेरियल कौन सा यूज होता है,
ये कितना, कौन सी गैसेस जो हैं वो अपने एग्जॉस्ट से खारिज करता है, फ्यूल कौन सा यूज करता है, कंबस्शन कैसे करता है। इसका मतलब मेरे बच्चे गौर कीजिएगा, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं, एक टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से दी है और एक लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से दी है। गौर कीजिएगा, दोनों को बेटा सेम तरह की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, दोनों को अलहदा अलहदा की, दोनों को जो इंफॉर्मेशन नीडेड है, दोनों को जो इंफॉर्मेशन नीडेड है उसकी टाइप्स बिल्कुल सेपरेट है। सुपरवाइजर को कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो टॉप पे सीईओ बैठा है उसको कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। ठीक हो गई सर बात यहां तक? और फिर इसके अंदर एक स्टेप जो है, हैंड रेज किसी ने किया है, मेरे ख्याल शायद गलती से हैंड रेज हो गया है, चलें। अच्छा, बात हम बेटे ये कर रहे थे कि तीसरी बात अब इसमें ऐड करते हैं, तीसरी चीज, और वो बेटे हमारे पास है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग और अगर आप थोड़ा सा देखें तो अब आपको किसी हद तक ना आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मेहरबानी कीजिए मेरे लिए प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन कर दें, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है ना, इस डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सीधी डेफिनेशन, कन्वर्टिंग रॉ नॉलेज, कन्वर्टिंग डेटा इनटू प्रोसेस्ड फैक्ट्स, इनटू इंफॉर्मेशन। ये जो आर्ट है, ये जो काम है, ये जो तरीका है, ये जो एक्टिविटी है, इसे हम क्या नाम देते हैं? ये सिंपली बेटे प्रोसेसिंग है। अब इस प्रोसेसिंग को भी अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो बेटे ये जो प्रोसेसिंग है ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। मुख्तलिफ शक्लें हैं इसकी। जो सबसे बेटे बुनियादी एक दो शक्लें हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एएफसी में भी बड़ी तफसील से पढ़ी होंगी, जिसमें बेटे प्रोसेसिंग की हमारे पास जो एक सबसे सबसे बुनियादी फॉर्म है, इसे बेटे हम मैनुअल प्रोसेसिंग कहते हैं। मैनुअल प्रोसेसिंग मुराद इससे बेटे होती है जिसमें फाइव बेसिक जो ह्यूमन सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हो। पांच बेसिक सेंसेस जो हमारी हैं, उससे जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं कह यार ये देख, ये देख मेरे पास ना ये एक अंगूठी है, जरा देख तो सही कैसी है। आप उसे देखते हैं, हाँ जी सर जी लग रहा है गोल्ड की है। उसको हाथ में जरा थोड़ा सा हिला जुला के देखते हैं, सर जी लग रहा है तकरीबन आधे को तोले की है, बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, बड़ी चमक। सर जी कित्थों चुकी जे? ठीक है, ये अब आप गौर करें, ये अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी फाइव बेसिक सेंसेस जो हैं, देखने की, सूंघने की, टच करने की, आप उन बेसिक फाइव सेंसेस को यूज करके, फिर उसके बाद बेटा एक बिल्कुल छोटा सा एक दौर आया जिसके अंदर डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता था, हम उसे कहते हैं मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। आप बच्चों ने तो बेटे नहीं देखा होगा, शायद कहीं अजायब खानों में पड़ा देखा हो, एक टेलीफोन सेट हुआ करता था जिसके ऊपर डायल लगा होता था और उस डायल के अंदर होल्स बने हुए होते थे, और नॉर्मली उन होल्स में फिंगर फंसा के तो जोर लगा के उस डायल को घुमाया जाता था और नंबर डायल किया जाता था। अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करें तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर डायल करने के लिए हाथ की मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किसी जमाने में बेटे कंप्यूटर्स जो हैं वो विंड पावर से चला करते थे। कंप्यूटर्स जो हैं वो जो वाटर पावर है, वाटर फ्लो की पावर है, उससे भी चलते रहे हैं। स्टीम पावर से भी कंप्यूटर जो है वो चलते रहे हैं। सारे का सारा मैकेनिकल दौर था। आज का जो बेटे हमारा दौर है
जिसमें हम मौजूद हैं। मैकेनिकल के मुतालिक बता दूं बेटा, ये खत्म हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ऑब्सोलीट हो चुका है। मैनुअल कब, ऑल्दो मैनुअल कम हो गया है, लेकिन बेटा मैनुअल कभी खत्म नहीं होगा। जब तक ह्यूमंस हैं मैनुअल मौजूद ही रहेगा। आजकल की जो जदीद तरीन बेटे हमारे पास शक्ल है, वो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसके अंदर डेटा और सिग्नल्स जो हैं वो बिजली के जिसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटे कहते हैं फिजिक्स की, अगर मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दूं, जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस ये मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, आज के दौर में जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने एएफसी में इसकी अच्छी डिटेल जो है वो पढ़ी होगी कि किस तरह हम कीबोर्ड पे की दबाते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल फिर प्रोसेसर के पास जाता है एंड सो ऑन, और सारी तफसील जो है। एक्चुअली तीन चीजें हैं जो नई हैं आपके इस सिलेबस से रेलेवेंट, जो मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। एक मेरा बच्चा हमारे पास कहलाती है, उसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लफ्ज जो है आपने एएफसी में नहीं पढ़ा होगा, बैच प्रोसेसिंग, या मे बी शायद पढ़ा भी हो, बड़ा एक्सटेंसिव कोर्स है वहां पर भी। बैच प्रोसेसिंग मेरे बच्चे, हम ऐसी प्रोसेसिंग को कहते हैं जिसमें डेटा हम ग्रुप्स की शक्ल में, बैचेस की शक्ल में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा जैसे बेटे आप यूं कहें कि आप कॉलेज में फीस जमा करवाते हैं, कॉलेज में फी जमा करवाते हैं, तो कॉलेज वाले जो हैं वो क्या करते हैं, बस आपसे फी लेते जाते हैं और रसीदें काट काट के आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब शाम को स्टूडेंट डीलिंग का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है, मे बी 5 बजे या 6 बजे, तो फिर वो क्या करते हैं, उन रसीद बुक्स में से डेटा लेके अपने कंप्यूटर्स में फीड करना शुरू करते हैं कि भाई इस बच्चे की पहले कितनी फीस रहती थी और कितनी आ गई है, बैलेंस कितना रह गया है, एंड सो ऑन। या बेटा ऐसे भी हो सकता है, जरा आप तवज्जो थोड़ी सी रखिएगा, ऐसे भी हो सकता है कि डेटा जो है वो आप टाइम की बेसिस पे प्रोसेस कर लें, कि भाई सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक जितना डेटा इकट्ठा हो, एक बैच वो प्रोसेस कर लें। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जितना डेटा इकट्ठा हो उसे प्रोसेस कर लें। ठीक है, ये भी एक बैच है। या बेटा ऐसे भी हो सकता है कि आप कहें कि जैसे ही जनाब 100 ट्रांजैक्शंस का बैच बन जाए तो हम डेटा को प्रोसेस कर लें। सो मैंने समझाया क्या कि बेटा बैचेस जो हैं वो अलहदा अलहदा तरीके से बन सकते हैं। बाज मर्तबा मेरे बच्चे बैचेस जो हैं वो टाइम की बुनियाद पे बनते हैं, बाज मर्तबा बैचेस जो हैं वो वॉल्यूम की बुनियाद पे बनते हैं। ठीक हो गया, बाज मर्तबा और कोई कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। इससे हटके, अच्छा इसमें भी अब मजीद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि भाई बैच प्रोसेसिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसी तरह आगे। एक अगली जो बेटे आपके पास शक्ल आती है उसे हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये दूसरी शक्ल है, कहलाती है रियल टाइम। इसकी बेटे आप एक मिसाल ऐसे देख लें, जैसे आपकी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आज के दौर में आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे ही आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, जैसे ही आप पैसे निकालते हैं वो फौरी तौर पर आपके बैलेंस को अपडेट कर देता है। वेट नहीं करता रहता कि अच्छा यार ये बंदा 3-4 ट्रांजैक्शंस कर ले तो मैं फिर इसका बैलेंस अपडेट करूं, अच्छा यार ये पूरा महीना ट्रांजैक्शंस कर ले मैं फिर इसका बैलेंस अपडेट करूं। नहीं, ऐसा नहीं वो करता। जैसे ही रियल टाइम, यानी ये ऐसी प्रोसेसिंग है बेटा जिसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बेटे टाइम है। अगर टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, सारी प्रोसेसिंग का सत्यानाश हो जाना है। ये बेटा आप लोग जितना भी आजकल के दौर में देखते हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मिसाइल फेंके जा रहे हैं, वेदर की फोरकास्टिंग की जा रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डेटा बताया जा रहा है, ये सारा मेरा बच्चा रियल टाइम है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी इमीडिएटली
आप उस ट्रांजैक्शन को फौरी तौर पर प्रोसेस कर देंगे और किसी किस्म का कोई डिले जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिकॉज डिले जो है वो इंफॉर्मेशन को सफर करेगा, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को सफर करेगा। रियल टाइम के साथ ही बेटा आपकी बुक वाले ने अलहदा लिखा है, मैं इसके साथ ही कॉम्बिनेशन बना के नॉर्मली समझाता हूं, इसे हम कहते हैं बेटा ऑनलाइन। क्योंकि आजकल आज के दौर में बेटे रियल टाइम और ऑनलाइन कहीं भी आपको अकेले अकेले काम करते रेयर ही नजर आएंगे, जहां भी ये काम कर रहे होंगे ये इकट्ठे ही काम कर रहे होंगे। ऑनलाइन का बिल्कुल आसान तर्जुमा बेटे सुन लीजिए, और इसका इंतहाई आसान तर्जुमा बेटे ये है, टू बी कनेक्टेड विद अ नेटवर्क, टू बी लिंक्ड विद अ नेटवर्क। ठीक है, ऑनलाइन हम कहते हैं टू बी लिंक्ड विद अ नेटवर्क। मिसाल एक देखिएगा, आप बेटे फैसलाबाद के रिहायशी हैं, फैसलाबाद में मदीना टाउन की अलाइड बैंक की ब्रांच से आपने अपना एक क्रेडिट कार्ड बनवाया, ठीक है, या एक डेबिट कार्ड बनवाया। वो कार्ड लेके मेरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल घूमने फिरने आप दुबई चले गए, ठीक है, वहां किसी मॉल के अंदर आपको कोई एक जैकेट पसंद आ गई, आईफोन पसंद आ गया, कुछ भी, को मैकबुक पसंद आ गई, आपने वो खरीदी और आपने अपना कार्ड जो है वो उसको प्रोवाइड किया, आपने कहा जी पेमेंट काट लें उसमें से। अब बेटा गौर कीजिएगा, अकाउंट या पैसे जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं फैसलाबाद मदीना टाउन वाली ब्रांच में, ठीक है, और मेरा बेटा ट्रांजैक्शन जो है वो आप दुबई के किसी मॉल में कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, वो ट्रांजैक्शन ओके होती है। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटे दुबई में वो जो जिस दुकान से आप माल खरीद रहे हैं उसकी दुकान पे जिस बैंक की मशीन पड़ी हुई है, वो बैंक और अलाइड बैंक दोनों जो हैं वो एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है, जो कि वीजा भी हो सकता है और इवन मास्टर भी, बड़े नेटवर्क यही दो चल रहे हैं। तो चूंकि बेटा आपकी ब्रांच ऑनलाइन है, आपका अकाउंट ऑनलाइन है, आपका अकाउंट एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसमें हम कहते हैं, एक लफ्ज यहां पर लिखने लगा हूं बेटे, तवज्जो से उस लफ्ज को समझिएगा। ऑनलाइन से एक्चुअली मुराद होती है बेटे जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, और इसके साथ बेटा मैं लिख रहा हूं टाइम इंडिपेंडेंस, जियोग्राफिकल और टाइम इंडिपेंडेंस। जब आप ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं तो फिर बेटे ना ही जियोग्राफी मैटर करती है और ना ही टाइम मैटर करता है। देखें, जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आपकी ब्रांच फैसलाबाद में है, ट्रांजैक्शन आप दुबई में कर रहे हैं, और जिस वक्त दुबई में रात के 12 बजे में है उस वक्त पाकिस्तान में कुछ और टाइम है। लेकिन बेटे उस ऑनलाइन ने, टू बी कनेक्टेड विद अ नेटवर्क ने क्या किया, आपको जियोग्राफी और टाइम दोनों से आजाद कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह बेटे मेरी कुछ फाइलें हैं वो कॉलेज में पड़ी हुई हैं, तो मैं उन फाइलों को तब तक ही एक्सेस कर सकता हूं जब तक मैं कॉलेज में हूं। लेकिन अगर बेटे मैंने घर आके कुछ काम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उन फाइलों को उठा के गूगल ड्राइव के ऊपर या वन ड्राइव के ऊपर या किसी भी ऐसी सेंट्रल लोकेशन पे प्लेस कर दूंगा, और उससे अब क्या होगा कि चाहे मैं घर बैठा हूं, चाहे कॉलेज बैठा हूं, चाहे घूमने फिरने नथिया गली गया हुआ हूं, मैं किसी भी जगह किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी जगह किसी भी वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। तो आज के दौर में जो बेटे आपको प्रोसेसिंग मिलेगी ना, मोस्टली वो किस तरह की मिलेगी, वो रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग मिलेगी, रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, यहां से बैठे बैठे आपने अपनी फ्लाइट बुक करवाई, जैसे ही वो आपने क्लिक किया फौरी तौर पर आपके नाम पे एक फ्लाइट बुक हो गई, इधर से आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, उधर से पैसे आपके अकाउंट से निकल के फ्लाइट जो आपकी एयरलाइन है उसके अकाउंट में चले गए, टिकट आपने इमीडिएटली उसकी एक कॉपी जो है अपने मोबाइल में रख ली। एवरीथिंग इज वर्किंग in proper real time and online, independent of your geographical presence and independent of your time and space। ठीक होगी सर बात? तो बुनियादी तौर पर प्रोसेसिंग है क्या, हमने बात क्या की थी भाई, प्रोसेसिंग कन्वर्जन है डेटा की इनटू
इंफॉर्मेशन, कन्वर्जन है, ठीक है। जितने अच्छे से होगी, जितनी क्विकली होगी, जितने एक्यूरेटली होगी, हमारे लिए उतना ही फायदा है। फिर उसके बाद बेटे मैंने इसकी आपको शक्लें बताई, ये मैनुअल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। जो नई चीजें हमने वो पढ़ी वो 3 हैं कि डेटा को बैचेस की सूरत में भी प्रोसेस किया जाता है। डेटा को मेरे बच्चे, मैं 1 मिनट हसन क्वेश्चन पिक करता हूँ बेटा आपका। डेटा जो है वो रियल टाइम में भी प्रोसेस होता है और डेटा जो है वो ऑनलाइन में भी प्रोसेस होता है। और यहां तक, हाँ जी हसन, हैंड रेज किया था बेटा आपने। जी हसन। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। सर ये हमारी जो बैच प्रोसेसिंग होती है सर, इसमें ये सीक्वेंशियली लेके चलेगा, सिंक्रोनाइज होता है कि नहीं, या हम इसके सर टाइमिंग वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे बेटा सर चेक प्रोसेस होते हैं बैंक में? बेटा देखिएगा जरा, पहली तो बात एक ही आपको बता दूं कि बेटा चेक जो हैं, अब ये अपनी थोड़ी अपडेट कर लीजिए। आजकल जो चेक हैं वो बैंकों के अंदर बेटे बैच प्रोसेसिंग में नहीं, वो रियल टाइम में प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप चेक जमा करवाते हैं, फौरी तौर पर बेटा आपका डेटा वो कंप्यूटर में फीड करता है और फौरी तौर पर आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। ठीक हो गई सर बात, वो वेट नहीं करती। ये पुराने दौर की बातें थी, जहां पर वो चेक लेके ना, वो क्या पुराने दौर में वो क्या करते थे, सबसे चेक लेते रहते थे पूरा दिन। घुमाते हैं सर लंबा। हाँ, और फिर एंड के ऊपर बेटे उसको बैच में प्रोसेस करते थे। तो पहली तो बात ये कि जो आपकी अब बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में आजकल, वो बैच पे नहीं है बल्कि बेटा वो रियल टाइम पे है। एक चीज क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज बेटा देखिएगा, आप कह रहे हैं आप उसका, हाँ जी बेटा ऑफ कोर्स आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। बात को ना जरा समझिएगा। देखें, आप फीस जमा करवाते हैं कॉलेज में, बेटा ऐसे तो नहीं ना कि पूरे दिन में सिर्फ कैफ वाले बच्चे ही फीस जमा करवाएंगे, क्या ख्याल है? यस सर। हाँ, हो सकता है पहले 2 एएफसी वाले आ गए, फिर 3 कैफ वाले आ गए, फिर 4 जो हैं वो सीफैप वाले आ गए, फिर 2 कैफ वाले आ गए, फिर 15 बच्चे एएफसी वाले आ गए। अब जरा एक चीज को समझिएगा। देखें, आप डेटा फीड कर रहे हैं और आपके सामने बेटा 3 फाइलें खुली हुई हैं। कौन कौन सी 3 फाइलें? एक एएफसी वाली, एक कैफ यस सर। वाली और एक सीफैप वाली। यहां तक बेटे बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब आपके पास बेटा पहली 2 रसीदें आई एएफसी की, बच्चे किस में एंट्री करोगे, किस फाइल में एंट्री करोगे? एएफसी वाली फाइल में सर। अच्छा, अगली 4 रसीदें आ गई कैफ की, कहां एंट्री करोगे? कैफ वाली फाइल में। कैफ वाली फाइल में। बेटा स्विचिंग करने में टाइम जाया होगा? यस सर होगा। होगा। तो बेहतर ये नहीं है कि पहले हम सारी एएफसी वाली तरतीब में लगा लें और फिर सारी हम कैफ वाली तरतीब में लगा लें, सीक्वेंस में लगा सर लें? मैं सर बेटे वो मुश्किल हो जाएगा ना? बेटे सीक्वेंस लगाना मुश्किल होगा। नहीं सर, वो बंदा हो सकता है आगे पीछे है, कोई मसला नहीं सारे बेटा। एएफसी वाले हैं। जी मेरे बच्चे, मैं यही कह रहा हूं, बैच में तो बैच मुकम्मल होने के बाद ही आप प्रोसेसिंग करेंगे ना। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, सारा दिन बेटे हम फीसें इकट्ठी करते रहेंगे तो साथ साथ तो प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे। अगर साथ साथ प्रोसेस कर रहे होते फिर तो ये रियल टाइम बन जाता। मेरा एक और क्वेश्चन था सर। सर ये पहले बैच और बताएं, रियल टाइम। ये क्लियर हुआ है? यस सर हो गया। सी हाँ, फिर मुझे भी फिर एक सवाल करने देना कि फिर जी जी सर। पहली बात मुझे मेरे बच्चे ये समझाओ कि बैच प्रोसेसिंग में सीक्वेंसिंग करना लाजमी है या नहीं है? नहीं सर। लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीक्वेंसिंग अगर कर लें तो उससे हमें फायदा क्या होगा? सर ये तरतीब बन जाएगी और काम सर सिमेट्री में हो जाएगा। सिमेट्री और आसानी और टाइम कम लगेगा, प्रोसेसिंग हमारी जरा थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। क्लियर सर? यस सर। अगला यस सवाल। सर। अगला सवाल। सर ये बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग बेसिकली सर मेथड ऑफ प्रोसेसिंग में नहीं आता, तो बेटा या ये टाइप्स हैं? बेटा टाइप कह लें, मेथड कह लें, मतलब टाइप और मेथड में आप कहें कि लिटरेरी लैंग्वेज में तो बेटा थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन यहां पर अगर आप पहले वाले में गौर करें तो मैनुअल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ये भी बेटा जिसे कहें कि मेथड्स ही है ना, जिसके जरिए से हम प्रोसेस कर रहे हैं। इस आपके इस क्वेश्चन को मैं सम अप इस तरह से करूंगा कि बेटा हमने जो प्रोसेसिंग की टाइप्स बनाई हुई है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स बनाई हुई है। हमने जो ठीक हो गया। प्रोसेसिंग की टाइप्स बनाई हुई हैं वो किस बुनियाद पे बेटे? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स।
सर ये डिजिटल होंगी या सर ये मैनुअल भी जब हम कर रहे होंगे तो उसमें भी हम ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं रियल ये टाइम बेटा और ये इसको जी एग्जैक्टली बेटा, मैंने आपको ये चीज अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रही होगी। मैकेनिकल खत्म हो गया है, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है। छोटी सी बेटा एक एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एक एग्जांपल। आपके मोहल्ले में एक करियाना स्टोर वाला है, ठीक है, मोहल्ले में बेटे करियाना स्टोर वाला है, और आपके वालिद मोहतरम ने ना उस करियाना स्टोर वाले को ये कहा हुआ है कि भाई हसन जो है वो मेरा बड़ा लाडला बेटा है, तो कभी भी अगर ये दुकान पे आए और आके आपसे आइसक्रीम मांगे ना, तो आपने इसको ना नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आपने ना इसको ना, पैसे हो ना हो, आप आइसक्रीम मांगे आपने इसको फौरन दे देनी है। अब आप बेटा जाते हैं, ठीक हो गया, जाते हैं, आपने एक आइसक्रीम सुबह मांग ली, उसने पैसे आपको आइसक्रीम पकड़ा दी। फिर आप दोपहर में गए, फिर आइसक्रीम पकड़ा दी, फिर पकड़ा दी। शाम के वक्त अब्बा जी जब गुजरे उसकी दुकान के सामने से, उससे सलाम दुआ हुई, तो अब्बा जी ने कहा हाँ भाई कितने पैसे? उसने गिनना शुरू कर दिया। अच्छा यार, हसन सुबह एक आइसक्रीम लेके गया था, फिर 2 लेके गया था, फिर 3 लेके गया था। हाँ जी सर जी, 3 आइसक्रीमों के पैसे दे दें। पुत्र ये कौन सी प्रोसेसिंग है काके? सर ये मैनुअल प्लस सर ये सीक्वेंशियल मैनुअल प्लस बैच है। मैनुअल प्लस बैच है, ठीक है। अच्छा, अगली बात बेटे देखिएगा, आप जैसे ही आइसक्रीम लेके गए, करियाने वाले ने फौरी तौर पर अपने रजिस्टर में लिख ली ताकि शाम को कहीं भूल ना जाए। अब कौन सी है? सर ये रियल टाइम। अब मैनुअल प्लस रियल टाइम है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अगली अगली बात एक छोटी सी और समझ लें, फिर आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। बेटे आपके साथ ना, फॉर एग्जांपल चले, अब मुझे इल्म नहीं है, आपके बहन भाई एक दो और हैं, आप सारे ही चले जाते हैं, सारे ही चले जाते हैं, ठीक हो गया, सारे बहन भाइयों ने आइसक्रीमें खरीदी। अब उसने क्या किया, उसने क्या किया, हर बहन भाई की आइसक्रीम तरतीब में लिखनी शुरू कर दी। हसन ने इतनी आइसक्रीम में ली, उस छोटे भाई ने इतनी ली, बड़ी बहन ने इतनी ली। तो बेटा गौर करें, ये मैनुअल है, सीक्वेंशियल है और रियल टाइम है। ठीक हो गया? सो बेटा बहुत तरह से चीजों की ग्रुपिंग की जा सकती है, सिचुएशन के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे। डन होगी सर बात? यस सर। मजीद क्वेश्चन मेरे बच्चे कोई? नो सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इनके अलावा बेटे, हसन के अलावा और किसी स्टूडेंट का सवाल हो तो प्लीज हैंड रेज करें। अच्छा जी, जी शामी साहेब। सर एक आपसे विनती है कि सर अपलोड करवा दें सारे सुभान लेक्चर। सर अल्लाह, लाइट ऑफ हो। सुभान सर अल्लाह, सर सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने सर। भाई लाइट मैं ऑफ तो, होती है रोज मेरे भाई 11:30 से 12:30। आपका लेक्चर सर तब होता है, आधा घंटा क्लास लेते हैं सर। ये ऐसे तो नहीं चलता सर। उसको अपलोड कहते हैं कि करने को, यूम साहब को वो कहते हैं सर घर से बैठ के ले रहे हैं, तो वो उनके पास पढ़े। सर आपसे विनती है, माजरत है सर। यार आपने, सर बच्चे की भी एक होती है सर। मेरे अब बच्चा बच्चे, क्लास फीस या ये सर, लाइट जाती है आपको पता है, ये मुल्क कैसा है पाकिस्तान है, इसमें नहीं कुछ भी बेटा हो मैं सकता है सर। ऐसे तो नहीं होता सर। आप आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सर। आप सर मेरी हमारी तो बेटा आप मुझे चीजें जा बात रही है करने ना, दे हम ही क्लास नहीं लेते रहे, हैं आप मुझे बात सर। करने दे ही नहीं रहे। आप तो बेटा इतनी जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं मौत का फरिश्ता आपके या मेरे सर पे खड़ा हुआ है कि यार छेती छेती सर गल कर ले। सर मेरे सर पे खड़ा है सर। कितनी क्लासें हो गई? तो बेटा 24 जब सर, आधे आपने, घंटे की क्लास होती है। मेरे बच्चे जब आपने फौत ही हो जाना है तो फिर लेक्चर अपलोड करने का क्या फायदा? हाँ सर, ये भी सही है। ये भी ठीक है। मैं बेटा आपके लफ्ज को हाँ अप्रिशिएट कर वो तो रहा था, बड़ा खूबसूरत कोरोना से आपने लफ्ज उन्होंने। यूज किया है। मैं तो उस लफ्ज को अप्रिशिएट करने लगा था, आगे आपने बेटा बात ही नहीं करने दी। ठीक हो गया? आप बात, मुश्किलें प्रॉब्लम सारी अपनी अपनी जगह होती हैं बेटे, हर एक को ही होती हैं। ठीक हो गया? अगर ठीक है तो इसमें, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम पैनिक हो जाएं। शुरू के बेटे कुछ लेक्चर्स जो हैं, सुनिएगा जरा, 3 लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट के, वो सर ने मुझे कहा था कि जी कुछ बच्चे आ रहे हैं और हमने वो लेक्चर अपडेट करने हैं। ठीक है, मैंने वो लेक्चर फौरी तौर पर उन्हें प्रोवाइड कर दिए, उन्होंने वो लेक्चर यूट्यूब पे वो बता रहे थे कि अपडेट कर दिए, और ग्रुप में बेटा उसके लिंक भी शेयर कर दिए। ठीक होगी सर बात? अगली चीज बेटा ये ठीक। है, अगली चीज ये है, लेक्चर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं लेक्चर डिलीवर जरूर कर रहा हूं, लेकिन बेटा कॉलेज वाले मुझे इसके लिए पे करते हैं, ये प्रॉपर्टी कॉलेज वालों की है। मैं लेक्चर पढ़ाऊं
और बेटा इसको कॉपी करूं लेक्चर को अपने पास और जाके सर कयूम के हवाले कर दूं। वो सही। अपलोड करें या ना करें बेटा ये डिसीजन उनका है। मैं घर अच्छा। हाँ मैं घर पे बैठ के लेक्चर ले रहा हूं तो बेटा ये कॉलेज है, 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव पे कॉलेज कौन सा मरीख में है। मैं अभी लेक्चर पढ़ाऊं और इसको अपने पास फ्लैश ड्राइव में कॉपी करूं और जाके सर कयूम को हैंड ओवर कर दूं। ठीक होगी बात। तो इसमें बेटा कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे भी ऑफ कोर्स पता है लाइट बंद होती है, मामला बंद होता है, इंटरनेट कभी कभी ऑफ हो जाता है। तो मैं बेटा जितने भी लेक्चर्स हैं ना, जितने भी लेक्चर मैंने जैसे अर्ज किया जी। बेटा वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है। मैं कॉलेज को प्रोवाइड कर देता हूं जैसे ही लेक्चर होता है, ठीक है, या वो मुझसे सर ले वो जाएं। बेटा वो आगे के जो मसले हैं ना, वो मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे भी विनती है कि वो मेरे से बियॉन्ड है। मेरा काम है लेक्चर देना, आपके सवालों को मेरे बच्चे आंसर करना व्हाट्सएप ग्रुप में या क्लास में या जहां कहीं भी। आगे अब लेक्चर अपलोड होता है नहीं होता, कहां अपलोड होता है, मुझे मेरे पास बेटा राइट्स ही नहीं है और यूट्यूब के उस चैनल के ऊपर अपलोड करने के। तो मैं तो बेटा लेक्चर डिलीवर कर सकता हूं, इस लेक्चर की कॉपी बना सकता हूं और जाके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर सकता हूं। वो अपलोड करते हैं नहीं करते सर मेरे बच्चे इसमें ना आप मुझसे जितना मर्जी डिबेट, खुले दिल डिबेट करें, कोई मसला नहीं, मैं इंतहाई तसल्ली से आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मेरे बच्चे उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज क्या सर कह रहे आप हैं उनको कह देना कि कुछ बच्चे ने कहा है कि नेट प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम से बेटा? अपलोड वो कर भी दो सर, आप वो लोग फिर कर जितनी भी देंगे। अभी ये लेक्चर जो है ये वो भी सुन रहे होंगे। हम्म। व्हाट्सएप के अंदर बेटा जितने बच्चे लेक्चर के लिए डिमांड करते हैं कि जी रिकॉर्डिंग दे दें, रिकॉर्डिंग दे दें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। मैं भी चले आपने मुझे हुक्म किया है, मैं स्पेशली फिर दोबारा आज कयूम साहब को कह दूंगा। लेकिन बेटा सर आप हाँ कहेंगे वो जरूर कर देंगे फिर। जी वो जरूर कर बेटा, देंगे। अगर मेरे कहने से कर देते हैं तो मैं तो फौरी तौर पर कह दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी सर कर दीजिए। ठीक हो गया जी, और हुक्म मेरा बच्चा? जज़ाकल्लाह। चले अल्लाह खुश रखे आपको। ओके जी, थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा टाइम। और कल इंशाल्लाह यहीं से ही डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बशर्ते जिंदगी। कल हमारा इस वीक का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, तो कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।